दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर अगर उठा करके देखते हैं तो उसमें संख्या पद्धति से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और संख्या पद्धति में चूंकि बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर न होने की वजह से उन क्वेश्चंस के अंदर हम गलती कर जाते हैं और हमारे मार्क्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें संख्या पद्धति के बारे में बताने वाला हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है संख्या पद्धति के संदर्भ में जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। संख्या पद्धति के अध्ययन से पहले, संख्या पद्धति को समझने से पहले हमें दो शब्द हैं जिनको समझना जरूरी होता है मैथ के अंदर। एक तो होता है अंक और एक होती है संख्या। अंक क्या होता है और संख्या क्या होती है। देखिए अंक जो है वो अपनी संख्या पद्धति जो है, अपनी जो गणित है उसके अंदर 10 अंक होते हैं। टोटल कितने अंक होते हैं? 10 अंक, 0 से लेकर के 9 तक। और इन्हीं 10 अंकों से अपने जो सभी संख्याएं हैं, पूरी जो गणित है वो चलती है। अब यहां पर देखो अंक 10 हैं, इसलिए अपने पद्धति को क्या नाम दिया गया है? दशांक पद्धति नाम दिया गया है। अपने जो गणित की पद्धति है वो कौन सी है? दशांक पद्धति है। अब देखो संख्या किसे कहेंगे? संख्या के अंदर ये सारी शामिल हो जाती हैं। संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अंक तो आ गए सारे के सारे। अब इससे आगे क्या होगा? तो ये जो अंक हैं ये मिलकर के और नई संख्याएं बनाते हैं। जैसे 9 के बाद क्या आएगा? 1 और 0 मिलकर के 10 बनाते हैं, फिर 1 और 1 मिलकर के 11, फिर 1 और 2 मिलकर के 12। तो इस प्रकार से टोटल जो 10 अंक हैं यही 10 अंक बार बार रिपीट होते हैं। किसी संख्या के अंदर कोई 2 अंक आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, जितनी बड़ी हम लिखेंगे उतने अंक अपने को लिखने पड़ते हैं। तो अपने संख्या पद्धति जो है उसके अंदर कितने अंक हैं? 10 अंक हैं, इसलिए इसे दशांक पद्धति कहा गया है। संख्याएं, बाकी जो संख्याएं होती हैं वो किससे मिलकर के बनी होती हैं? इन्हीं 10 अंकों से मिलकर के बनी होती हैं। चलिए अगला है अपना, पहली संख्या है प्राकृत संख्या। संख्या पद्धति के अंदर पहली जो संख्या है वो कौन सी है? प्राकृत संख्या। अब देखिए अपनी पहली जो संख्या होती है वो होती है प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर इसको क्यों कहते हैं? देखिए नॉर्मली अगर आपको कोई बोले गिनती बोलने के लिए तो हम गिनती कहां से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से। जब आप किसी को भी कहते हैं गिनती शुरू करने के लिए तो वो कहां से शुरू करता है? 1 से शुरू करता है। आपने कभी किसी को नहीं देखा होगा गिनती जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से किसी ने शायद कोई गिनती नहीं बोलता। तो गिनती है वो कहां से शुरू होती है? 1 से। क्यों? क्योंकि ये जो संख्याएं हैं 1 से शुरू होने वाली जो संख्याएं होती हैं वो हमारे अंदर नेचुरल होती हैं, नेचुरली प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर हैं। इसलिए जब भी हम गिनती बोलते हैं तो गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से। तो 1 से शुरू होने वाली जो संख्याएं हैं इसीलिए इनको क्या कहा गया है? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर कहा गया है। इन संख्याओं का एक नाम और होता है, प्राकृतिक संख्याओं का जो एक नाम और है वो है हिंदू अरबी संख्याएं। हिंदू अरबी संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को हिंदू अरबी संख्याएं भी कहा जाता है। तो अगर कभी एग्जाम के अंदर पूछ ले कि हिंदू अरबी संख्याएं कौन सी होती हैं, कहां से शुरू होती हैं, सबसे छोटी हिंदू अरबी संख्या कौन सी है, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो यही संख्याएं क्या कहलाती हैं? हिंदू अरबी संख्याएं कहलाती हैं। कई बार पूछ लिया जाता है, हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये संख्या तो हमने कभी पढ़ी नहीं है। तो हिंदू अरबी संख्या भी प्राकृत संख्या ये। अब सबसे छोटी कौन सी होती है? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या या हिंदू अरबी संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं जो हैं इनको फिर से डिवाइड किया गया है 2 पार्ट के अंदर। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट के अंदर। पहली होती है सम संख्या। पहली कौन सी होती है? सम संख्या या इवन नंबर। अब सम संख्या किसे कहते हैं? देखिए प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्याओं की वे संख्याएं या प्राकृत संख्याओं में से वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। फिर है विषम संख्याएं। अब इनके अलावा जो बच गई या
ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता या जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, वो सारी की सारी किसमें आ जाती हैं? विषम संख्याओं में आ जाती हैं। अब यहां देखो, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। क्लियर? कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कौन कौन सी? सम और विषम। सम कौन सी होती हैं? वे प्राकृत संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? 2 का पूरा पूरा भाग जिनमें नहीं जाता, वो सारी किसमें आ जाती हैं? विषम संख्याओं में आ जाती हैं। और विषम संख्याओं में सबसे जो छोटी विषम संख्या होती है, वो कौन सी होती है? 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। अब देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले जो 2 पार्ट थे सम और विषम, अब फिर से 2 पार्ट में फिर डिवाइड कर दिया इनको, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अब देखो, प्राकृत संख्याओं के अंदर वे संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, या हम नॉर्मल भाषा में ये कह सकते हैं कि जो संख्या 1 से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो, यानी किसी संख्या में उसका खुद का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, इनके अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग अगर नहीं जाता है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। नाम देखो इसका क्या है? अभाज्य। अभाज्य को यदि हम देखो डिवाइड करें तो अ प्लस भाज्य, नाम से पता चल रहा है अ प्लस भाज्य। अ का मतलब नहीं, भाज्य का मतलब भाग जाना। भाज्य का मतलब क्या होता है? भाग जाना। अब इसमें किसका भाग नहीं जा रहा है? डिवाइड होना। अभाज्य का मतलब है डिवाइड होना या भाग जाना। इसमें भाग नहीं जा रहा, ऐसी संख्याएं जिनमें भाग नहीं जाता। अब किसका नहीं जाता? 1 का भाग तो सभी में जाता है, संख्या का स्वयं का भाग भी सभी में जाता है, तो इनके अलावा कोई तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता, तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्लियर? अभाज्य संख्या कौन सी? जिनके देखो 2 प्रकार से हम समझ सकते हैं, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हों, इसके अलावा 2 से कम भी नहीं होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। एक तो यह हो गया परिभाषा के अनुसार। दूसरा, संख्या स्वयं का भाग जाए और 1 का भाग जाए, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग उसमें नहीं जाता है, तो वो किसमें आती है? अभाज्य संख्या में आती है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? फिर सबसे पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, उसके बाद आती है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। इस प्रकार से ये आगे चलती जाएगी। अब यहां देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। यहां ध्यान से देखो, इस 2 के अलावा आगे जो हमने संख्याएं लिखी हैं, उनमें कोई भी सम संख्या नहीं है, सारी क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या होती है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। ऐसी एकमात्र संख्या जो सम और अभाज्य दोनों होती है, वो कौन सी है? 2। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, वो सारी की सारी विषम संख्याएं होती हैं। अब एक चीज और ध्यान करना, सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती, सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि कुछ विषम संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें किसी तीसरी संख्या का भाग जा सकता है, या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे 7 और 10 के बीच में एक आती है 9। 7 और 10 के बीच में एक संख्या आती है 9। अब 9 विषम संख्या है लेकिन अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 में 1 का भाग जाएगा, 9 का खुद का भाग जाएगा, और इसके अलावा 3 का भाग भी जाता है। 9 जो है, 9 में किस किस का भाग जाता है? 1 का भाग जाएगा, 1 का भाग देंगे 9 आ जाएगा, 9 में 9 का भाग देंगे 1 आ जाएगा, और 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखो कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड। जबकि इसकी शर्त क्या है कि गुणनखंड केवल 2 होने चाहिए। जैसे इनमें से और कोई संख्या हमने 7 ले ली, 7 में 1 का भाग देंगे 7 आ जाएगा, और 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब 7 में 1 और 7 के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। अभाज्य संख्या क्लियर हो गई? सबसे छोटी कौन सी होगी? 2 एकमात्र संख्या है जो अभाज्य भी है। बाकी सारी की सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। फिर आती है दोस्तों भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या किसे कहेंगे?
अब यहां पर देखो हमने देखा था जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, यहां क्या होगा जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वो सारी की सारी क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं। इन्हें यौगिक संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या भी कहते हैं। संयुक्त संख्या और यौगिक संख्या क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा गुणनखंडों से मिलकर के बनी होती है, 2 से ज्यादा संख्याओं के आपस में गुणा करने से ये संख्याएं बनी होती हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं। अब ये कौन सी होती है, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो होती है 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 9, 10, 12 और इस प्रकार ये आगे चलती जाए। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 4, ये सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अब यहां देखो जितनी भी सम संख्याएं हैं, जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं किस में शामिल होती हैं, भाज्य संख्याओं में, एक संख्या को छोड़ करके, और वो कौन सी है, 2। 2 के अलावा सारी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। क्यों, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं इनके अंदर 2 का भाग सभी में जाएगा। सम संख्याएं जो हैं उनमें 2 का भाग सभी में जाएगा, तो संख्या का स्वयं का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा और 2 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए तो सारी सम संख्याएं किस में आ जाती हैं, 2 को छोड़ करके भाज्य संख्या में आ जाती हैं। अब यहां एक चीज आपने नोट की होगी कि यहां पर अभाज्य और भाज्य जो संख्याएं हैं, 2 से आगे वाली संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याओं को हमने 2 भागों में बांटा है। प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू हो रही हैं, 1 से शुरू हो रही हैं, तो 1 को ना तो भाज्य में शामिल किया और ना ही अभाज्य में शामिल किया। ऐसा क्यों, तो यहां देखो 1 जो है, इस 1 के अंदर केवल 1 का ही भाग जा सकता है, 1 में केवल 1 का ही भाग जा सकता है। 1 में 1 का भाग देंगे 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 के कितने गुणनखंड हैं, 1 ही है। और इसके लिए शर्त क्या थी, कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए। इसके लिए शर्त थी 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। तो 1 के ना तो 2 है और ना 2 से ज्यादा है, इसलिए 1 को किस में शामिल किया है, किसी में भी नहीं किया, अभाज्य में भी नहीं किया और भाज्य में भी नहीं किया। कहां से शुरू होती हैं, 2 से शुरू होती हैं। अभाज्य और भाज्य संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, 2 से। 1 का केवल 1 गुणनखंड है जो इन दोनों की शर्तों को पूरा नहीं करता, इसलिए इसको अलग रखा गया है, इनमें से किसी में भी शामिल नहीं किया गया है। तो ये अपनी हो गई प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को पहले सम विषम में डिवाइड किया और फिर अभाज्य और भाज्य संख्याओं में डिवाइड किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे लाइक करके जरूर बता देना। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। दोस्तों प्राकृत संख्या के बाद दूसरी संख्या अपनी आती है पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या क्यों कहते हैं, यहां देखो प्राकृत संख्या हमने पढ़ी है, ये संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। तो शुरुआत में क्या था, 1 से शुरू होकर ये 9 तक आ गई, 1 से शुरू होकर चलते चलते कहां तक आ गई, 9 तक। अब 9 के बाद में क्या आए, ये समस्या उत्पन्न हुई। अब 9 के बाद में क्या आए, इस समस्या का समाधान करने के लिए फिर क्या किया गया, शून्य की खोज हुई। किसकी खोज हुई, शून्य की। शून्य की आपने सुना होगा, शून्य की खोज हुई है, कभी ये सुना है 1 2 3 4 5 इनकी खोज हुई है। क्यों, क्योंकि ये तो नेचुरल है, इनकी कोई खोज नहीं की गई है। जबकि शून्य को बाद में जब समस्या उत्पन्न हुई संख्याएं लिखने में तो शून्य की खोज की गई। अब इनमें जब शून्य को शामिल कर लिया गया, पहले ये क्या थी, अधूरी थी, पहले अधूरी थी। जब शून्य को शामिल कर लिया तो ये क्या हो गई, पूरी। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्याएं। कहां से शुरू होती हैं, शून्य से। ये तो पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, शून्य से। पूर्ण संख्या क्यों कहा जाता है, क्योंकि 0 के बिना संख्याएं अधूरी हैं और जब 0 को शामिल कर लेते हैं तो संख्याएं पूरी हो जाती हैं, इसलिए इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0। अब देखो इनमें एक कई बार क्वेश्चन आता है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। यहां देखो ये सही है या गलत, प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू हो रही हैं, 1 से। इसमें भी अगर आप देखोगे तो 1 से आगे वाली सारी संख्याएं शामिल हैं,
तो इसलिए ये सारी की सारी संख्याएं इसमें शामिल होती हैं। इसलिए सभी प्राकृत संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जीरो अतिरिक्त आ गया। जीरो है वो इनके अलावा है, इसलिए सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। अगर मैं ये कहूं कि जीरो को छोड़ दें, जीरो को छोड़ दें तो शेष जो भी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं हैं, ये सही है। जीरो को अगर छोड़ दें तो बाकी सारी पूर्ण संख्याएं वो तो प्राकृत होती है, लेकिन सभी पूर्ण प्राकृत नहीं होती, क्योंकि जीरो इनमें अलग होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो ये अपने हो गई पूर्ण संख्याएं। अब इसके बाद में आती है अपने पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इसके बाद क्या आती है? पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। अब पूर्णांक किसे कहेंगे? यहां देखो, इस शब्द को अगर हम डिवाइड करें तो ये क्या होता है? पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण प्लस अंक। यहां तक पहुंच गए, संख्याएं पूरी हो गई। अब फिर से समस्या आ गई। फिर क्या समस्या आई कि संख्या जो है वो प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब हम लेन देन करते हैं तो वहां पर हम प्लस भी लिखते हैं, माइनस भी लिखते हैं। अगर हमारे पास से रुपए चले गए तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और हमारे पास रुपए आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इसी प्रकार गणित में आपने सवाल करते हो तो देखा, जब हम ऊपर जाते हैं तो हम कौन से चिन्ह का उपयोग करते हैं? प्लस का। यानी 5 फीट ऊपर गए तो +5 लिखेंगे, 5 फीट नीचे आए तो -5 लिखेंगे। अब इन संख्याओं के अंदर, दोनों के अंदर माइनस वाली संख्याएं गायब हैं। माइनस वाली संख्याएं इनके अंदर नहीं है। तो अब इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया गया? एक नई संख्याएं और नाम दे दिया पूर्णांक। अब अंक अधूरे थे। अधूरे क्यों थे? क्योंकि केवल प्लस वाले अंक थे, माइनस वाले अंक नहीं थे। अगर माइनस और प्लस दोनों को शामिल कर लें तो अंक भी क्या हो गए? अब पूर्ण हो गए, पूरे हो गए। इसलिए इनको नाम दिया पूर्ण प्लस अंक। क्या बन गया? पूर्णांक बन गया। तो पूर्णांक में कौन सी संख्याएं होती हैं? सभी। प्लस वाली संख्याएं भी होती हैं, माइनस वाली भी होती हैं और जीरो भी होता है। बीच में जीरो। इधर अगर हम चलेंगे तो 1 2 3 4 चलती जाएगी। अगर इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 और इस प्रकार से ये आगे से आगे चलती जाएगी। अब देखो, इनमें महत्वपूर्ण क्या है? पूर्णांक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 प्रकार के होते हैं पूर्णांक। कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। इधर है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। इधर है धनात्मक पूर्णांक। और बीच में ये जो है ये है उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक। जीरो तो क्या है? उदासीन पूर्णांक। इधर वाले जो भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक हैं। और इधर वाले जो है वो क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। जिनके आगे कोई चिन्ह नहीं होता, संख्याओं के आगे अगर कोई प्रकार का चिन्ह नहीं है तो वहां हम कौन सा मानते हैं? प्लस का चिन्ह माना जाता है। तो यहां पर ये इधर वाले कोई चिन्ह नहीं है इनके आगे तो इनको धनात्मक प्लस वाला मानते हैं। प्लस वाले धनात्मक पूर्णांक हो गए, माइनस वाले ऋणात्मक पूर्णांक हो गए और ये क्या हो गया? उदासीन पूर्णांक हो गया। इसको उदासीन पूर्णांक क्यों कहते हैं? ये तो मान लिया कि ये प्लस है, ये माइनस है इसलिए ऋणात्मक, ये प्लस है इसलिए धनात्मक। इसको उदासीन पूर्णांक क्यों कहते हैं? अब देखो, नॉर्मली आप अगर बात करा तो अण इन्ने खंचो और अण इन्ने खंचो दोनों पासों से खींचतान माची नहीं तो और उसके बीच के में बैठ गया आपा तो ना तो इन्ने जावा और ना ही इन्ने जावा, बीच में रहना। यानी न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया, किसी के साथ नहीं हुआ। आपने कई बार की लड़ाई झगड़ो जैसे बराबर जो साइड में खड़े देखे नहीं बैठे हुए उदासीन हुए। दो पक्ष में झगड़ो होने लग रहे, एक तीसरो खड़े देखने लग रहे, वो क्या है? उदासीन। ना तो वो इल्लेगा नहीं ना इल्लेगा नहीं, किसी पासे को नहीं। तो बेहतरीन को जीरो अठे ना तो धनात्मक के सागे और ना ही ऋणात्मक के सागे, बीच में एक लो है, इनके बोला उदासीन। अब इसका देखो, अगर हम समझें इसको तो जीरो है, जीरो को यदि आप किसी भी संख्या में जोड़ दोगे या घटा दो, यानी जीरो के आगे चाहे प्लस लगा दो या माइनस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
जीरो के आगे माइनस लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो के आगे प्लस लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसको अगर किसी संख्या में जोड़ देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी संख्या से घटा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसे क्या कहा गया है, उदासीन पूर्णांक कहा गया है, क्योंकि प्लस माइनस लगाने से इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक चीज और देखो, यहां पर सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक एक जो है वो क्या है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक। एक सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होता है, माइनस एक सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो उदासीन हो गया, एक सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, माइनस एक सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। अब यहां पर यह है कि माइनस एक है, अब आप नॉर्मली जो देखा दो है वो एक ना बड्डो है, तीन और बड्डो, चार और बड्डो, लेकिन जब आप किसी भी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तो जो संख्या बड़ी है वो छोटी हो जाती है। जी हां, अपन देखा 5 है, 5 अगर प्लस की है और अगर माइनस लगा दियो तो आगे हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जी -5 है और एक है प्लस वो 5 है, तो इनमें बड़ी कौन सी होगी, ये, और छोटी कौन सी होगी, ये। इसके अलावा अगर ये देखें हम, जैसे दो संख्याएं लेते हैं, एक -20 ले ली और एक -2 ले ली, माइनस लागते हैं जबकि संख्या जितनी बड़ी है वह इतनी की हो जाए, छोटी हो जाए। माइनस जैसे ही किसी संख्या के आगे लग जाता है वो संख्या छोटी हो जाती है। अगर माइनस वाली संख्याएं हैं उनमें जो संख्या हमें बड़ी दिखाई देती है वो सबसे छोटी होती है। अब इनके अंदर एक बात करें तो -2 बड़ा है और -20 छोटा है। अगर माइनस रख दिया तो बड़ी कौन सी है, 20, और इसका माइनस रखेंगे तो ये 2 छोटी है। लेकिन जैसे ही दोनों के आगे माइनस लगा दिया, ये जो बड़ी थी ये छोटी हो गई और जो छोटी है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो इसलिए माइनस वाले जो पूर्णांक हैं इनमें -1 सबसे बड़ा होता है, इधर 1 सबसे छोटा हो गया। अब एक ये आता है कि इस सबसे बड़ा तो हमने बता दिया -1, अब इनमें ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे छोटा फिर कौन सा होगा, तो सबसे छोटा हम बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि इधर अगर हम चलें तो ये अनंत तक जाएगा, कोई अंत नहीं है। यानी हम लास्ट का जो पूर्णांक है ऋणात्मक की तरफ है वो कभी नहीं बता सकते, आगे से आगे चलते जाएंगे। तो इसलिए सबसे छोटा हम नहीं बता सकते, सबसे बड़ा ये हो गया। इसी प्रकार इधर सबसे छोटा तो ये हो गया, लेकिन सबसे बड़ा हम नहीं बता सकते क्योंकि ये अनंत तक जाता है। तो ये अपनी पूरी संख्या पद्धति। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, किस प्रकार से आपको समझ आया या नहीं आया, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।